जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल हार्ट्स पर लैंडिंग पर। मैं प्रशांत वर्मा आप सभी के साथ एकत्रित हुए एक करंट इशू जानने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। और ये इशू जनरेट कहाँ से हुआ, अगर उनकी बात की जाए तो कांग्रेस नेता यानी कि नेशनल कोऑर्डिनेटर एक कांग्रेस के हैं जिनका नाम है गौरव पंथी। उनके एक ट्वीट से ये इशू जनरेट हुआ है। उन्होंने ट्वीट किया कि और बताया उस ट्वीट में कि जो कोवैक्सीन हमारी कोरोना वैक्सीन है उसमें गाय के बछड़े का जो सीरम मिलाया जाता है। उसी ट्वीट से इसमें जो सत्तादल पार्टी है तथा जो विपक्ष पार्टी, इन दोनों में काफ़ी घमासान हुआ है, मतलब कि अपने ट्वीट पे ही। और उसके बाद से जो इसमें रिपोर्ट आई है, यानी जो इसमें सरकार अपना पक्ष रख रही है, उसमें भी एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही है। उन्होंने बताया है कि जो कोवैक्सीन हमारी बनाई जा रही है उसके फाइनल रिजल्ट में कोई भी बछड़े का सीरम नहीं मिलाया गया है। यानी कि इस जो जवाब आया सरकार की तरफ से, जो हेल्थ मिनिस्ट्री दी है, उसकी तरफ से ये पता चलता है कि यानी कि लास्ट में जो हमारा फाइनल वैक्सीन बना है उसमें तो नहीं मिलाई गई। क्या शुरुआत में मिलाई गया है? क्या शुरुआत में कोरोना वैक्सीन में बछड़े का सीरम मिलाया गया है? तो आज हम इसी सेशन में जानेंगे कि बछड़े का सीरम क्या होता है और क्या ये बात सत्य है जो ट्वीट द्वारा या फिर जो सोशल मीडिया पे इस समय चर्चित है कि जो वैक्सीन है उसमें बछड़े का सीरम मिलाया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो न्यूज़ है इसका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन ये यहाँ से है, जो कांग्रेस पर नेता हैं, कांग्रेस जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो गौरव पंथी, वो अपने ट्वीट पे बताए हैं कि जो कोवैक्सीन है वो उस कोवैक्सीन बनाने में जो बछड़े का यानी कि जो गाय का नवजात शिशु यानी 10 से 20 दिन जो शिशु है या जो मेल बछड़ा है, मेल बच्चा है, उसके सीरम को मिलाया गया है, जिसे काउ कॉल्फ कहा जाता है। जो उस काउ कॉल्फ का सीरम मिलाया जाता है। और इन्होंने जो अवहेलना दिया है कि हम ये रिपोर्ट कहाँ दे रहे हैं, तो आरटीआई की रिपोर्ट से इन्होंने बताया कि आरटीआई की रिपोर्ट जो हम स्टडी किए तो उसमें ये पता चला कि जो वैक्सीन हमारे मार्केट में उपलब्ध है, उस वैक्सीन में गाय के बछड़े का जो सीरम है उसे मिलाया जाएगा, यानी कि उसका उपयोग लिया गया है। अब इसके बाद भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री का जब बयान आया है इस ट्वीट पे, तो उन्होंने ये बताया कि जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा कोवैक्सीन का, जिसे भारत बायोटेक ने बनाया है, उस फाइनल प्रोडक्ट में कोई भी बछड़े का सीरम नहीं मिलाया गया है। यानी कि इनके इस बयान से ये पता चलता है कि क्या शुरुआती दौर में उसको यानी कि जब उसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है वैक्सीन का, क्या उस समय कोई बछड़े का सीरम मिलाया गया है? तो इन सवालों के साथ होम मिनिस्ट्री भी अपना पल्ला झाड़ के चली गई। तो अब हम सीखेंगे कि हाँ, सबसे पहले जानते हैं कि सीरम क्या होता है, उसके बाद ये जानते हैं क्या हाँ उसके प्रोसीजर में सीरम को मिलाया गया है या उसके प्रोसीजर में सीरम का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो सीरम होता है वो क्या होता है। तो सीरम के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लें, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में दो पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक सेल्स होता है। और सेल्स के फिर दो पार्ट होते हैं, एक WBC होता है और एक प्लेटलेट्स, यानी WBC प्लेटलेट्स एक में होते हैं और ये RBC होता है। ये कैसे डिसाइड किया गया, पहले देखो। जो ब्लड होता है, ब्लड में प्लाज्मा की जो मतलब कि जो क्वांटिटी होती है वो लगभग 55% होती है। ब्लड में प्लाज्मा कितनी होती है? 55%। बचा शेष 45% हमारा सेल्स होता है। इन 45% में से 1% हमारा होता है WBC और प्लेटलेट्स, और जो हमारा बचता है कि 44% वो हमारा हो जाते हैं WBC यानी RBC। जो 44% होता है हमारा रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, एंड प्लेटलेट्स 1% होता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो प्लाज्मा होता है, जो ब्लड होता है, उसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? सबसे ज़्यादा क्या होता है? वो प्लाज्मा होता है, यानी 55% प्लाज्मा होता है, 1% WBC होता है, और उसी में 1% में ही प्लेटलेट्स होती हैं, और लगभग 44% हमारा RBC होता है, यानी रेड ब्लड सेल्स होती हैं। तो यहाँ से इससे ये कंक्लूजन निकलता है, जो हमारा प्लाज्मा होता है उसमें क्या नहीं होता? सेल्स नहीं होती। यानी जो प्लाज्मा होता है, क्योंकि सेल्स तो हमारा 45% अलग है, उसमें क्या होता है? WBC होती हैं और RBC होती हैं। तो सेल्स तो हमारा एक अलग पार्ट हो गया। बचा प्लाज्मा जो कि 55% है। 55% प्लाज्मा में कोई भी कोशिकाएं नहीं होती हैं, एक पानी जैसा होता है, ठीक। तो ये प्लाज्मा होता है। अब जैसे कहीं पर चोट लग जाती है तो वहाँ पर क्लॉट बनाता है। प्लाज्मा जो होता है, जो चोट लग जाती है कहीं पे, आप देखते हैं कहीं मतलब कहीं एक्सीडेंट हुआ तो आप छिल जाते हैं, तो आप थोड़ी देर ब्लड आता है, उसके बाद फिर उसमें क्लॉट बन जाती है, यानी थक्का बन जाता है। तो प्लाज्मा ही थक्का बनाता है। और प्लाज्मा में क्या बनाता है? प्लाज्मा में एक होता है फाइब्रोनोजन,
एक फाइब्रिनोजन एक पदार्थ होता है जो प्लाज्मा पाया जाता है, उसके द्वारा जो थक्का बनाया जाता है यानी क्लॉट बनाया जाता है जो हमें चोट लगती है। और साथ में ये भी रहता है जो विटामिन के होता है उससे भी जल्दी थक्का बन जाता है विटामिन के से। तो प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? फाइब्रोनोजन। कहीं कहीं फाइब्रिनोजन लिखा होता है, कहीं कहीं फाइब्रोनोजन लिखा होता है, तो आप समझ लेना फाइब्रिनोजन भी बोलते हैं उसे, फाइब्रोनोजन भी बोलते हैं। जो हमारा चोट पे थक्का जमाने का काम करता है वो विटामिन के होने पे फाइब्रोनोजन जो होता है वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है, यानी ज़्यादा जल्दी काम करता है, इसलिए ज़्यादा जल्दी हमारे जो चोट होता है उस पर थक्का बन जाता है, यानी क्लॉट उस पर जम जाता है। आई होप अब यहाँ तक समझ गए। ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा और सेल्स होते हैं। प्लाज्मा की संख्या कितनी होती है? 55% होती है। सेल्स की संख्या 45% होती है, उसमें से 1% हमारा WBC और प्लेटलेट्स होती हैं, और 44% हमारा RBC होता है। अब इसको हम थोड़ा हटाते हैं, जो इधर वाला डायरेक्शन है इसको हम हटाते हैं। अब बचा हमारा ये प्लाज्मा में क्या होता है? फाइब्रिनोजन होता है। जब हम प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन निकाल देते हैं, यानी कि प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन इक्वल टू सीरम, यानी जो प्लाज्मा बचा हमारा, प्लाज्मा जो 55% है, इसमें से जब फाइब्रिनोजन निकाल देते हैं तो जो बचता है उसी को कहा जाता है सीरम। आप समझे? देखो ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा होता है और सेल्स होती हैं। सेल्स की संख्या कितनी होती है? 45% होती है। प्लाज्मा की संख्या कितनी? 55% होती है। अब उस प्लाज्मा में से जो फाइब्रिनोजन होता है, जो हमारे चोट में थक्का बनाने या क्लॉट बनाने का काम करता है विटामिन के साथ, तो उस फाइब्रिनोजन को जब निकाल दिया जाता है प्लाज्मा से, उसके बाद जितना पदार्थ बचता है उसे ही कहा जाता है सीरम। सीरम में क्या होता है? सीरम भी एक तरल पदार्थ ही है, लिक्विड ये भी प्लाज्मा है तो भी तरल पदार्थ ही होगा। सीरम भी एक तरल पदार्थ है। इसमें क्या पता, इलेक्ट्रोलाइट पाई जाती है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जब कोई टेस्टिंग कराने जाते हैं तो उस पर जो इलेक्ट्रोड लगाया जाता है वो इलेक्ट्रोलाइट से ही डाटा लेता है, और हमें टेस्टिंग में, जैसे मान लो कोई ब्लड जांच करवाते हैं या कुछ भी जांच करवाते हो, तो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू ही जो हमारा इलेक्ट्रोड उस पर लगाया जाता है एक पेस्ट के साथ, उस पेस्ट के साथ इलेक्ट्रोलाइट ही हमें डाटा ब्लड का देता है कि हाँ क्या कमी है क्या सही, जो कुछ होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू ही हमें डाटा मिलता है। तो किस में पाया जाता है? वो सीरम में ही पाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं इसमें। और क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाई जाती है, यानी जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं वो कहाँ रहती हैं? वो सीरम में ही रहती हैं। एंटीजन पाया जाता है, यानी कोई वायरस अगर हमारे शरीर में इंजेक्ट कर गया कहीं ना कहीं से तो वो कहाँ रहेगा? वो भी सीरम में ही रहता है। और जो भी दवा हम लेते हैं एडिशनल, या फिर इंजेक्शन लेते हैं, या फिर ग्लूकोज का पानी जो चढ़वाया जाता है किसी डॉक्टर द्वारा, ये सब जो होता है वो सबको सीरम में ही पाया जाता है। तो इसकी भी शरीर में काफ़ी ज़्यादा संख्या होती है सीरम की, यानी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये पाया जाता है। तो ये होगा कि हमारे बॉडी में सीरम या फिर सीरम क्या होता है। आई होप सीरम समझ गए होंगे क्या चीज़ सीरम होती है। लेकिन साथ में इतना याद रखें, सीरम में कोई यानी कि जीवित कोशिकाएं नहीं होती हैं, बिल्कुल ऐसा कोशिका तो निकल जाता है, सेल्स जो होता है वो पहले यहाँ निकल जाता है, कितना 45% सेल्स तो निकल जाती हैं। अब इसमें बचता क्या है? वही जो अभी बताएं आपको। तो ये था सीरम। ठीक, आप सुने होंगे एक भारत में कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, वो अपनी कंपनी का नाम ही सीरम इंस्टीट्यूट रख दिया है। रखा क्यों है? क्योंकि भारत में ही सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनती हैं, यानी भले ना यहाँ विकसित हो पाए लेकिन यहाँ जो प्रोडक्ट हैं वो थोड़ा सस्ते मिल जाते हैं, इसलिए विदेशी कंपनियाँ ही भारत में काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन बनाने के लिए इंटरेस्टेड होती हैं और इन्वेस्ट भी करती हैं। जैसे आप भी देख लो, फाइजर भी भारत में आ रही है, मॉडर्ना, जितनी भी विदेशी कंपनियाँ हैं वो भारत में वैक्सीन बनाने के लिए इंटरेस्टेड हैं और आ भी रही हैं। और अच्छी बात है कि आए वैक्सीन बनाए, सब जल्दी सभी को वैक्सीनेटेड किया जा सके। तो अब हम सीरम के बाद देखते हैं वैक्सीन क्या होती है। सिंपल अगर सीधे शब्दों में बोला जाए वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन या तो जो, जैसे कोरोना वैक्सीन की बात किया जाए तो कोरोना वैक्सीन में जो वैक्सीन होती है वो कोरोना को डेड करके ही, यानी कि जो मृत कोरोना या सुषुप्त कोरोना जो होते हैं उनको ऐसे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। या फिर एडिनो वायरस होते हैं, यानी एडिनो वायरस होते हैं या फिर मृत कोरोना वायरस ही होता है कुल मिला के वैक्सीन। अब आप सोचो, जब हम कोरोना वैक्सीन जब बना रहे हैं तो उसमें कोरोना वायरस का ही यूज किया जा रहा है, यानी कुल मिला के हमें वायरस की आवश्यकता पड़ेगी। तो वायरस हमें मिलेगा कहाँ से? किसी जीवित प्राणी या किसी जीवित मनुष्य के अंदर तो हम वायरस को रख नहीं सकते कि हाँ उसको अंदर रख लें, जब जो था उससे निकाल लें थोड़ा सा, तो ऐसा भी नहीं, क्योंकि वो भी डेथ कर जाएगा। तो इसीलिए सीरम का यूज किया जाता है, यानी कि जब वायरस को जीवित रखने के लिए सीरम का यूज किया जाता है। खुले में ऐसे डाल देंगे वायरस तो डेड कर जाएगा, यानी कि डेड क्या, सुषुप्त अवस्था में पहुंच जाएगा, यानी उसके अंदर ना तो उसका प्रजनन होगा ना तो उसका विस्तार होगा, जैसे जैसे रहेगा वैसे वैसे पड़ा रह जाएगा।
तो इतना ज़्यादा वायरस है। देखो, वायरस प्रोड्यूस करना बहुत बड़ी बात है, वायरस बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वायरस फैलना तो आसान ही है, किसी के पास जाएगा फैल जाएगा, किसी के पास ऐसा उसको अनुकूल वातावरण मिला और वो तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन वायरस बनाना इतना आसान नहीं, जितना आसान है उसको फैलाना है। तो वायरस बनाने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसी का नाम होता है सीरम। यानी जो सीरम का यूज किया जाता है, जो अभी कहा गया है वैक्सीन में क्या सीरम है, तो सच बताएं तो वैक्सीन में तो सीरम नहीं, लेकिन हाँ सीरम का यूज जरूर किया गया है। वो कैसे किया अभी हम सीखते हैं। कोई अगर आपसे ये पूछ ले कि हाँ क्या जो कोवैक्सीन आ रही है हमारे मार्केट में, जो हम लोगों को लग रही है, क्या उसमें बछड़े का सीरम यूज किया जाता है, तो यस, हाँ सीरम यूज किया जाता है। लेकिन वैक्सीन जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, जैसे भारत सरकार ने भी बताया, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने कहा है, जो फाइनल प्रोजेक्ट है उसमें जो सीरम है उसका यूज़ नहीं किया गया है, यानी उसके प्रोसीजर में यूज किया गया है। तो प्रोसीजर में कहाँ पर यूज किया गया है उसकी बात हम बताते हैं। तो जो वायरस होता है उसको सीरम में रखा जाता है। सीरम में रखने के कारण क्या होता है कि उसको फूड मिलता रहता है, यानी कि वायरस को प्रजनन करने के लिए, वायरस को अपना विस्तार करने के लिए वो अनुकूल वातावरण उसको मिलता रहता है सीरम में रखने के लिए। सीरम पे रख दिया जाता है, जिससे जो वो क्या बोलते हैं, वायरस का जो इंक्रीमेंट होता है, यानी वायरस जो बढ़ता है उसको बढ़ने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसी को बोला जाता है वीरो सेल्स। यानी उस प्रक्रिया को वीरो सेल्स कहा जाता है। यानी वायरस को उत्पन्न, मतलब वायरस को उत्पन्न या फिर उत्पन्न करने के लिए जो जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसी को सीरम बोला जाता है। और इस उत्पन्न करने में जो सेल्स की आवश्यकता होती है उसे वीरो सेल्स की आवश्यकता होती है, यानी वीरो सेल्स बोला जाता है। यही वीरो सेल्स जो होता है वो सीरम को भोजन के रूप में, जो सीरम होता है वो वायरस को भोजन के रूप में भोजन देता है, यानी भोजन देता तब वो फैलता है। ऐसे किसी व्यक्ति के अंदर वायरस को नहीं रख सकते हैं। फिर से समझिए, जो सीरम होता है जो वायरस को भोजन देता है, सीधी बात तो ये है। वायरस लाके उस सीरम में डाल दो और वो दिन दुगना रात चौगुना के मेहनत करके वो चुपचाप फैलता रहेगा, यानी अपने आप को मजबूत करता रहेगा, अपनी संख्या बढ़ाता रहेगा। तो क्या करता है सीरम, वायरस को फूड का काम करता है, यानी वायरस को उसका भोजन देता है। और इस प्रक्रिया को वीरो सेल कहा जाता है, यानी कि जो वायरस के सेल जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उसी को नाम दिया जाता है वीरो सेल्स। अब क्या किया जाता है, जो वायरस होता है वो सीरम के प्रोटीन, जो सीरम का प्रोटीन होता है उसके साथ क्रिया करके उसका प्रोटीन लेके वो वायरस बढ़ता जाता है। उसी वायरस को बाद में निकाल के हम वैक्सीन के रूप में कार्य लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम देखो 135 करोड़ तो भारत की जनसंख्या है, 135 करोड़ भारत की जनसंख्या है, 2-4-10 वायरस पाके हम भारत की पूरे जनसंख्या को वैक्सीनेटेड नहीं कर सकते। इसीलिए आप बहुत लोग ये कहते हैं कि जो वैक्सीन का शॉर्टेज चल रहा है यही कारण है कि वैक्सीन वायरस ही नहीं बन पा रहा है। हम सीरम में वैक्सीन डालते हैं, मतलब जो सीरम में जब कोरोना वायरस डालते हैं तो लगभग 36 घंटे बाद उसकी संख्या, मतलब ये निकालने योग्य होता है सीरम से उसे निकाला भी जाता है बाद में। अभी पूरा देखो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रक्रिया से बनता है क्या, हमारा वायरस। यानी कि सीरम, आप समझ गए होंगे सीरम कैसे क्या होता है। सीरम क्या होता है, जो हमारा प्लाज्मा होता है उसमें से जब फिब्रिनोजन निकाल दिया जाता है तो जो पदार्थ बचता है उसे ही सीरम कहा जाता है। अब उस सीरम का यूज किस लिए किया जाता है, वायरस के फूड को बनाने के लिए, यानी कि वायरस को प्रोड्यूस करने के लिए, वायरस की जनसंख्या बढ़ाने के लिए सीरम को प्रयोग किया जाता है। सीरम को जो वो टेक्निक होता है, यानी कि जो सीरम वायरस बनाया जाता है उसी को वीरो सेल्स कहा जाता है। वायरस उसमें फूड के रूप में यूज़ किया करता है, जो सीरम में प्रोटीन होती हैं उसी को वो अपने अंदर लेता है और उसी से अपना जो वायरस होता है उसको विस्तार करता है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में वायरस को प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे बात आती है क्या गाय के बछड़े से ही सीरम बनाना उचित है या फिर इसी के अलावा किसी नहीं बनता। तो क्वेश्चन अभी तक जो हम जानते हैं तो इसमें यही है, अफ्रीकी बंदर, जो एक हरा बंदर अफ्रीका में पाया जाता है तो उसके गुर्दे का भी सीरम निकाला जाता है, उसके गुर्दे के सीरम से भी बनाया जाता है। लेकिन उनकी प्रजाति इतनी कम है कि इतना सीरम मिल ही नहीं पाता है कि उसमें वैक्सीन बनाया जा सके। तो इसलिए गाय के बछड़े का यूज किया जाता है इसमें। यह बात सत्य है कि गाय के बछड़े का सीरम इसमें यूज किया जाता है, जो वैक्सीन है, जो कोवैक्सीन बनाई जाती है उसमें। जब ये सीरम में काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन कोरोना वायरस बन जाते हैं तो सीरम से वायरस को निकाल लिया कितने घंटे बाद, 36 घंटे बाद। 36 घंटे बाद सीरम से उस वायरस को निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद फिर उसको काफ़ी ज़्यादा केमिकल रिएक्शन के द्वारा उससे डेड किया जाता है कि ताकि जाए हमारे शरीर में कोई रिएक्शन ना करे, एंटीबॉडी ही केवल प्रोड्यूस करे और हमें वो इफेक्टेड ना करे। इसलिए उसको 36 घंटे बाद निकाल के उसे फिर काफ़ी रासायनिक क्रियाओं द्वारा, रासायनिक माध्यम द्वारा उसमें जो जीवित सेल होती हैं उनको डेड किया जाता है और उसके बाद वो हमारे शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है, मार्केट में उसे बेचा जाता है और उसके बाद हमारे शरीर में उसे इंजेक्ट कर दिया जाता है, जो कि हमें एक वैक्सीन के रूप में हमें मिलती है मार्केट में। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि जो
सीरम होता है वो क्या होता है, और वैक्सीन कैसे बनती है ये भी समझ गए होंगे कि वैक्सीन प्रोड्यूस कहाँ से होती है। इसका पूरा प्रोसीजर तो हमें नहीं पता क्या क्या किया जाता है, लेकिन हाँ प्रोड्यूस कैसे होते हैं, वायरस कैसे बनाया जाता है, ये सीरम से ही बनाया जाता है। ठीक, अब बहुत लोग इसमें ये कहते हैं कि ये आस्था का विषय है, और जो कांग्रेसी नेताजी ने ट्वीट किया उसने भी ये लिखा है कि आपको इस समय पूरे भारत को वैक्सीन की बहुत सख्त जरूरत, तो आप किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें, ऐसा उन्होंने भाजपा के ऊपर विरोध लगाते हुए, यानी उनके ऊपर आरोप लगाते हुए ऐसा बोला है। तो सच बताएं तो इसमें आस्था का कोई खेल ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे सीरम प्रोड्यूस किया जाता है, फाइनल वैक्सीन में तो सीरम का यूज ही नहीं होता है। जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा आता है उसमें सीरम का यूज ही नहीं होता है, और जो शुरुआत में सीरम का यूज भी होता है तो उसमें कोई सेल यूज की ही नहीं जाती है। आपको हम पहले बता दें कि सेल एक ब्लड का दूसरा पार्ट जिसकी संख्या 45% होती है, और 55% में जो हमारा प्लाज्मा बचता है उसमें फेब्रिनोजन निकाल के उसके बाद उससे सीरम बनाया जाता है। तो इसमें सेल का यूज ही नहीं किया, बाद में मान लो सेल का यूज ही किया था। आज कुछ भी खाएंगे ना तो किसी न किसी सेल के डेड बॉडी ही खाएंगे, यानी किसी न किसी ने अपने जीवन उसमें न्यौछावर किया है। आप दही पीते हैं, दही में भी लैक्टोबेसिस जो कि जीवाणु होता है वो आता है। अब उसे कदों खा के हम किसी धर्म का या फिर हम मांसाहारी बन गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी भोजन खा रहे हैं तो उसमें किसी न किसी जीवाणु का या किसी न किसी सेल ने अपनी जान न्यौछावर की है। जैसे दही में लैक्टोबेसिलस है, उसी प्रकार बेसिलस, उसी प्रकार कोई भी आप दाल चावल कुछ भी खा रहे हैं तो उसमें किसी न किसी जीवाणु का हनन हुआ है, यानी जीवन अपना उसमें न्यौछावर किया है उस भोजन बनाने में। तो ये कोई धार्मिक या फिर किसी क्या बोलते हैं आस्था का हनन नहीं है, क्योंकि जीवन जान है तो जहान है, इससे रखो और वैक्सीन लो। इस तरह की अफवाहों से बिल्कुल बचो। ये कोई आपकी वैक्सीन में थोड़ा ना उसको प्रोड्यूस या प्रोसीजर में उसका यूज़ किया गया है। आपकी वैक्सीन में उसका एक भी मात्र नहीं है, इतना ज़्यादा उसको धोया जाता है, केमिकल से उसका फिल्टरिंग किया जाता है, उसके बाद लाया जाता है। तो यही वैक्सीन है, आप किसी रेबीज़ को देख लो, HIV वैक्सीन देख लो, या फिर जो भी पोलियो की वैक्सीन देख लो जो आप ड्रॉप के रूप में लेते हैं, सब वैक्सीन में इसका यूज किया जाता है। यानी कि वायरस बनाया कैसे जाएगा, बनाने के लिए इसी का यूज़ किया जाता है। वायरस को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारा सीरम होता है इसी का यूज़ किया जाता है। तो कोई गलत चीज़ नहीं है। इसके जो गलत अफवाहें हैं उनसे बचो और अपनी बारी आने पर वैक्सीन ज़रूर लो। साथ में केवल गाय का बछड़ा ही नहीं जो वैक्सीन बनाने में अपना पार्टिसिपेशन करता है, यानी कि गाय का बछड़ा ही नहीं जो यूज़ किया जाता है, कई सारे ऐसे जानवर हैं जिनका और भी यूज़ किया जाता है, जो कि निम्न है। जैसे घोड़ा हो गया, घोड़े का भी जो बुजुर्गों के लिए दवा बनाई जाती है उनका पहले इस्तेमाल जो होता है वो घोड़े पर किया जाता है। यानी बुजुर्गों के लिए कोई वैक्सीन हो गया या फिर कोई दवा बन गई तो उसका जो ट्रायल किया तो घोड़े पे किया जाता है। गिनी पिग्स है, ये वैक्सीन टेस्ट के लिए इसका भी यूज़ किया जाता है। जो बुजुर्ग या फिर किसी जैसे युवाओं के लिए या फिर नवजात के लिए वैक्सीन बनाए थे वो गिनी पिग्स पे किया जाता है। बंदर का और जो मनुष्य का होता है जेनेटिक या तो थोड़ा सा मनुष्य से मिलता जुलता प्रजाति है, तो इसलिए इस पर जितनी भी वैक्सीन होता है, जो भी दवा होती है, सबसे पहले जो क्या बोल लेते हैं जो फेस ट्रायल किया जाता है वो बंदरों पे ही किया जाता है। चूहा होगा, चूहा पे इम्यूनिटी सिस्टम का ट्रायल किया जाता है। भेड़ हो गया, भेड़ पे भी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसकी टेस्टिंग की जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की। और जो सुअर हो गया, सुअर का भी मनुष्य के साथ जो इम्यून सिस्टम होता है वो सुअर से मिलता जुलता रहता है, इसलिए सुअर का जो मनुष्य का इम्यून सिस्टम चेक किया जाता है सुअर पे ही टेस्टिंग करके चेक की जाती है। और बछड़े या मवेशी का जो हमारा योगदान है हमारी वैक्सीन या फिर हमारी दवाई बनाने में, वो इसका सीरम का यूज किया जाता है। बछड़े या मवेशी के सीरम निकाल के उसका यूज किया जाता है, जिससे वैक्सीन या फिर दवा हमारे लिए बनाई जाती हैं या हमारी मानव जात के लिए दवाई कंपनियां प्रोड्यूस करती हैं। वैसे भारत में गौ हत्या जो है वो आर्टिकल 48 के तहत जो DPSP का एक भाग है, DPSP उसके तहत गैर कानूनी है। भारत में गौ हत्या का जो प्रोसीजर है DPSP के थ्रू आर्टिकल 48 के तहत गैर कानूनी है। तो इसलिए भारत सरकार अभी इस कोरोना काल में तो इसका डाटा नहीं पता चला है, 2019 और 20 में लगभग 2 करोड़ का इंपोर्ट किया था। 2 करोड़ का इंपोर्ट किया था भारत सरकार विदेशों से, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा कई देश थे, ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था, अमेरिका था। इन सारे देशों में बड़े बड़े कैटल हॉल होते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पशुपालन किया जाता है, गाय या भैंसे को
पशुपालन किया जाता है इन सभी देशों में। ऑस्ट्रेलिया होगा, न्यूजीलैंड होगा, अमेरिका होगा। तो इनके थ्रू भारत ने 2019-20 में केवल 2 करोड़ का मंगाया। इस समय वैक्सीन तो बहुत ज़्यादा बन रही है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट किया होगा, लेकिन अभी इसका डाटा डिक्लेयर नहीं हुआ कितना इंपोर्ट किया गया है, क्योंकि ये आर्टिकल 48 के तहत है। हमारे यहाँ जो गौ हत्या है या फिर जो भी है, ये गैर कानूनी है। DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट एंड स्टेट पॉलिसी, इसके थ्रू हमारा गैर कानूनी होता है। तो इसीलिए भारत सरकार विदेशों से इसका इंपोर्ट करती है। 2 करोड़ का 2019-20 में इसका इंपोर्ट किया गया था। तो आई होप अगर आपके दिमाग में ये आए कि अभी कोवैक्सीन जो थी वो हमसे झूठ बोल रही थी, कि मतलब कि कोवैक्सीन ने हमें ये बताया ही नहीं कि हम अपने प्रोसीजर में जो बछड़ा है उसका सीरम यूज़ करते हैं, तो ये गलत है। उसने जो भी रिपोर्ट हो, जितने भी इसका ट्रायल हुआ है, हर एक फेस का ट्रायल जो मार्केट में ये देती थी या फिर पब्लिक डोमेन में वो जो प्रोड्यूस करती थी, उस ट्रायल में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि हाँ प्रोसीजर में हम इसका यूज कर रहे हैं, बस उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब ये महान विभूति जो हमारे नेता जी हैं, इन्होंने जब ये ट्वीट किया, तब उसके बाद मीडिया थोड़ी इस पर एक्टिव हुई और ये सुर्खियों में आ गया। तो आई होप ये सारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।